दोस्तों, एक ऐसा कहानी जिसके सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गरीब मी की 4 बेटियां बहुत ही सुंदर थी, वह पेट से हो गई। यह वाकया सारे गांव वालों को हिलाकर रख दिया। कैसे एक ही घर के 4 जवान बेटियां प्रेग्नेंट हो गई, यह दिल दहला देने वाकया ज़रूर सुने। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बेवा औरत थी जिसकी 7 सुंदर बेटियां थी। उसका बेटा कोई नहीं था और 7 बेटियां बहुत ही खूबसूरत थी। इस बूढ़ी औरत की 7 बेटियां बहुत ही नेक थी और इस बेटियों ने अपनी बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। और उनकी ज़िंदगी में क़यामत तब आ गई जब उस बूढ़ी माँ की बड़ी 4 बेटियां प्रेग्नेंट हो जाती है और बेटियों को पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ यह कैसे हो गया, गलत हरकत किसने की। और इसका कहानी खुलासा होगा कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यूं ही है कि एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठा कर सभी फरियादों की फरियादी सुन रहा था। तभी लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि अम्मा, आपको क्या परेशानी है। इस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वह वजीर से बोला कि अम्मा, माँ, आप बताइए आपकी परेशानी क्या है, आप इधर उधर क्या देख रही हो, आप परेशान बताइए, इसका हल निकालेंगे। तो बूढ़ी औरत बादशाही से रोक कर कहने लगी कि बादशाह, यह सलामत, मेरा जो मामला है वह सबके सामने नहीं बता सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको अकेले में बताऊँगी क्योंकि मैं बेवा औरत और मेरे कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं आपकी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूँ तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल कोई मामला न खड़ा हो जाए, घर न घुस आवे, इसलिए मैं आपको परेशानी अकेले में बताना चाहती हूँ। वह बादशाह काफ़ी परेशान होकर सोचने लगा कि यहाँ इतने बड़े बड़े मसले लेकर आए हुए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है, और आखिर इस औरत को कैसा क्या मसला है, औरत के सामने बताने में हिचकिचा रही है। बादशाह बोला कि आप परेशानी मुझे बताइए, यह सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह दुखी बूढ़ी औरत रो कर बोली कि बादशाह सलामत, नहीं, मैं आपको अकेले ही बात करूंगी। तो बादशाह उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह बात मुझसे अपनी बता सके। अब 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर जाती है तो बादशाह उसे कहता है कि ये अम्मा, आप बताइए कि आपकी परेशानी क्या है। वह बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लगती है और बादशाह कहता है कि अम्मा, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है, क्यों ऐसा रो रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे कमरे में अकेले में मिलने की कोशिश की। नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई इतनी दुखी औरत हो और मैं दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम न रखूं, यही सोचकर नहीं कर सकता। आप मुझे अपना दुख बताइए। तो बूढ़ी औरत रो कर कहने लगी, बादशाह, मैं एक बेवा औरत हूँ और मेरे शौहर को मौत हुए असरा गुजर चुका है और मेरी कोई बेटा नहीं है और मेरे 7 बेटियाँ हैं। मैं अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों में काम करती हूँ, और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उसी में से अपना घर चलाती हूँ और उसी से अपना घर चलाकर अल्लाह ताला शुक्र अदा करती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं किया हूँ। गुर्बत की ज़िंदगी जी रही हूँ, गरीबी की हालत में जी रही हूँ और मेरी बेटियाँ पर्दे के दायरे में रहती है, घर से बाहर नहीं जाती, हमेशा दुपट्टा रखती है। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से ज़्यादा, मेरी बेटी पेट से है। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई है, तो वह पेट से कैसे हो गई। जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसने मारने पीटने लगी कि बताओ किसने तुम्हारे साथ मुंह काला किया, यह बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को काफ़ी मारा तो बेटी रोने लगी और मेरे हाथ जोड़ने लगी कि अम्मा, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है। ये मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ कोई गलत हरकत नहीं की है। मैं कभी घर से अकेले बाहर नहीं गई हैं। मैं
मैंने कभी किसी के साथ आँख नहीं मिलाई। ये मेरी अम्मा, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। वह बूढ़ी औरत और अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि बादशाह सलामत, मैंने इस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है, और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही थी। वह बूढ़ी औरत बादशाह को वाक़या सुनाते हुए रोने लगी। बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बेटी ने 9 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मेरे मजबूर बच्चे का परवरिश करनी शुरू कर दी। उस बच्चे को 2-3 माह छोटी बेटी हमला हो गई, वो भी प्रेग्नेंट हो गई। उसको डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी यह भी पेट से है। और डॉक्टर की बात सुनकर मेरे दिल को दूर से झटका लगा। मैंने सोचने लगी कि मेरी बेटी के साथ यह क्या हो रहा है, क्या हो, हमारे घर पर कोई तो नहीं आता है और मेरी बेटियों बाहर भी नहीं जाती है। मैंने अपना वाक़या अल्लाह पर छोड़ दिया है। अल्लाह, या अल्लाह, मुझे इस बात का पता चल जाए मेरी बेटियों के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। दोस्तों, मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को जन्म देता है। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी उम्मीद से वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। चौथी बेटी 14 साल की थी, वह भी पेट से हो गई। मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि मेरे घर पर क्या हो रहा है। इस दुखी माँ का यह वाक़या सुनकर राजा हक बक्का रह जाता है, वह हैरान हो जाता है। उनकी कहानी सुनकर बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पांव पकड़ लेती है और रोने लगती है। ये बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ यह गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटी मुजरिम को आप पकड़ें। कोशिश करने की मुझे ज़रा पता नहीं चल रहा है कि इंसान कब आता है और कब चला जाता है। हमारी घर की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, ए अम्मा, तुम आप बोलो रही हो, मैं तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ये हरकत हुई है। तुम्हें तो अब आना चाहिए था, अब तुम्हारी साथ गलत हुई, हरकत हुई। अगर तुम इस वक्त यह बात बताती हो तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ यह सब कुछ ना होता। मगर जब तक तुम्हारे गरीब लोग होते हैं, वह लोगों की बदनामियों से डर कर यह जहर पी लेते हैं और फिर भी वह जहर तुम्हारे अंदर कटता रहता है। तुम्हें जब बात तुम्हारी हद से बर्दाश्त से बाहर हो रही थी तो तुम्हें यह मामला लेकर आना चाहिए। फिर तुम इस बात को बताते हो कि हम मसला हो गया, और अम्मा तुम भी उन लोगों से मिल जो हो रहा अब आई हो। बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है और पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों को बचा लीजिए। वह कौन सी बादशाह है सलामत, बहुत ही नेक दिल मेहमान थे। कहने लगे कि अम्मा अब तुम घर जाओ, अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं, यह परेशानी मेरी है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ सलामत ने संतलत औरत इतनी दुखी होकर दरिंदगी गरीबी औरत पर जुल्म कर रहा है, मैं उसे चैन की नींद सो नहीं लूँगा। मेरे बादशाह होने पर लानत है, इसलिए आप अपने घर जाइए, यह परेशानी अपने घर पर जाइए, यह परेशानी मेरी है। बूढ़ी औरत वहाँ से खामोश अपनी चादर लपेटे हुए वहाँ से बाहर आ गई और अपने घर चली आई। अब बादशाह सलामत वहाँ से निकलकर वापस आकर बैठ गए और अब बाकी तमाम लोगों के साथ मसला सुनने लगे। बादशाह इसी औरत का तरफ ध्यान, औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों के मसला सुनकर जब फ्री होता तो वह अपने कमरे में वजीर को बुलाकर, वजीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वह पूछता है कि कैसी कौन सी बात बता कर गई कि वह बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो गए हैं। बादशाह ये कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब तक हमारे सामने खुल गया तो हम उसको सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला कि बादशाह सलामत बता दीजिए कि क्या आप मामला है। फिर बादशाह सलामत उस वजीर को वाक़या बताते हैं कि कहता है कि कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दिमक की तरफ लगा हुआ है। इस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि वह बेवा औरतों की बेटियों के इस दरिंदे से प्रेग्नेंट कर देता है। इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी इसकी प्रेग्नेंट है। इस बूढ़ी औरत का बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि बूढ़ी औरत के घर कौन आता है। इस वक्त आता है जिसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई।
कि बादशाह कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वज़ीर कहता है बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में यह बात बताऊंगी। तो ओ वज़ीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है, आनी कोई तरकीब बताता है। दोस्तों बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। उसके बाद वज़ीर एक बकरी लेकर इस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के करीब 9 बजे रहे थे। वज़ीर इस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत वज़ीर को देखकर कहती है कि ए वज़ीर, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। वज़ीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बता कर आई है, इस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में यह जो बकरी है, आप इसका क्या करोगे। वज़ीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। वज़ीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर इस दरिंदे को खिलाएंगे, बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखती रहना कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाइए। अगर आपका कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वह दरिंदा कौन है। इसके बाद वज़ीर इस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर इस बकरी के बांध देता है और फिर छुप के इस घर से बाहर चला जाता है। और वज़ीर जाते हुए उस बूढ़ी औरत और उसके बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइए, यह मत सोचिएगा कि आप लोगों की कोई तरह का कोई नुकसान पहुंचाएगा। और वज़ीर 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। वज़ीर बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कौन सी आवाज़ नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया है। उसके बाद वज़ीर बादशाह के बिछाया पास महल में चला जाता है। बादशाह उसी बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है। बादशाह वज़ीर से कहता है कि ये वज़ीर, तुमने इस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया जैसे हम चाहते थे। तो वज़ीर बोला जी बादशाह सलामत, मैंने इस मकसद से मुताबिक सारा काम कराया हूँ। वज़ीर बोलने लगता है कि बादशाह सलामत, आप सभी सो जाइए। बादशाह कहने लगता कि मैं कैसे सो सकता हूँ, वह मालूमात औरत उन पर जुल्म हो रहा है, ऐसे नींद नहीं आएगी जब तक मैं उस जालिम शख्स को पकड़ के उसको सज़ा न दे दूँ। बहरहाल जब आधी रात का वक्त होता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के पास एक साया सा लहराता है। वह शख्स छत पर आकर और छत पर से सहन में आ जाता है। बकरी ने छत पर किसी शख्स को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे। उन लोगों को जो बकरी की आवाज़ सुनकर दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है और मकसद यही था कि इस बकरी को छत पर बांधने का, कि इस बकरी में कोई भी शख्स आएगा उसको बकरी को देखेंगे और बकरी आवाज़ सुनकर सिपाही सोचने लगेंगे और वह सिपाही को पता चल जाएगा। कमरे में आए तो सिपाहियों बाकी उन बूढ़ियों बकरी में बोलने लगी। बाकी औरत उन बकरियों को पता चल गया कि बकरी बोल रही है, इसका मतलब कि घर में कोई घुस आया है। वह भी चुकानी हो चुका है। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाही को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब अपने शख्स ने घर में सबको जगते हुए देखा तो वह पीछे की तरफ भागने लगते हैं। पीछे से वह 2 सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि इस आदमी को कोई पहचान ना सके। जब सिपाहियों ने उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो बूढ़ी औरत उसकी बेटियां देखकर हैरान रह गई। बेटियों को लेकर आखिरकार सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी घुटनों टेकर बादशाह के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के हाथों में को हथकड़ियाँ लगी हुई थी। इस वक्त उस आदमी का चेहरा बहुत घबरा। बूढ़ी औरत और उसकी बाकी 7 बेटियां भी जाती है और बादशाह सलामत बाकी तमाम लोगों के बाजार बेच देते हैं। सिर्फ वह मुजरिम और उसकी 7 बेटियां वहां पर मौजूद थी। बादशाह सलामत उस शख्स से कहने लगा कि क्यों भाई, अब इतना तो बता दे कि तू मेरा खौफ नहीं जा रहा है। तुम्हारा मुजरिम पकड़ा जाएगा, तुम्हारी सज़ा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह सलामत इन सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए
ताकि मैं देख सकूं कि मेरी सल्तनत में इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो इस बूढ़ी औरत की 4 बेटियों को प्रेग्नेंट कर दे। जब उसके चेहरे से नकाब हटाया गया तो बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थूकती है, मारती है और कहती है कि दरिंदे, इन इंसान शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों के जैसा है, यह तेरी सगी भतीजी है, उनके साथ तुमने ऐसा गंदी हरकत की। जो चाचा होता है वह बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? क्या बेटी, क्या तूने क्या जुर्म कर दिया कि बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है? और बादशाह गुस्से से कहता है कि अगर कोई गैर होता तो हम समझते तुम सगे चाचा हो, बाप की तरह हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? गैर औरत आई, अरे चेहरे दुनिया में नहीं, क्या तुम्हें चाचा होने के बावजूद जिम्मेदारियां थी? अपने भतीजिया के ख्याल करता, उसके रिश्तों का फिक्र करता, तुम चाचा ही डाकू बने रहे हों। इसके बाद वह शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं लड़कियों को चाचा हूँ, यह हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर रहें। बादशाह सलामत अपनी तलवार निकाल कर उसके सर के ऊपर रख देता है और कहता है कि सच सच बताओ, तुमने ऐसा किया? तब उस शख्स के चेहरे पर खौफ आता है। खौफ आने के बाद और बताता है कि बादशाह, हम 2 भाई थे, मेरा मुझसे बड़ा मेरे भाई की तो शादी हो गई, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मैं बहुत ही फिक्र करता था क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसकी बेटियां हुई, उसके तमाम जिम्मेवारी आ पड़ी तो मेरे भाई का ध्यान मुझसे कम हो गया और मैं अपने घर वालों पर ज़्यादा हो गया। तब मेरे भाई का ध्यान मुझसे हटने लगा और अब सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे लिए कोई नफ़रत सा पैदा हो गई, मेरा भाई क्यों करता, और भाई ने नफ़रत करने के नतीजे में मैं अपनी भाभी और भतीजियों से नफ़रत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई मृत्यु हो गया। जब मेरा भाई की बेटी बड़ी जवान हुई तो बहुत ही खूबसूरत थी, मेरा दिल इस पर आने लगा, मेरी नीयत ख़राब होने लगी। मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बेटी की शादी कर दे, लेकिन भाभी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी भतीजा जवान, उनकी शादियां नहीं हो रही थी, खूबसूरत भी थी। जब मैं अपनी भतीजी को देखता था तो मेरे दिल में गंदी पैदा हो जाती थी, मेरा दिल मुझसे मजबूत कि उन पर गलत हरकत कर लूँ। इसके बाद मेरा दिल में शैतान पैदा हो गया। एक हकीम के पास गया और उससे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी दो जिससे सुनने के बाद तमाम लोग सो जाए और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। बस इसी तरह ही मैं जड़ी बूटी लेकर घर की छत तरफ से सहन में आता और भाभी भी अपनी बेटियों को वह जड़ी बूटी सूंघा देता। सूंघने के बाद 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी और जिसके साथ मैं बदका करने लगता था। बदका कर लेता, उसको ऐसी हालत में छोड़ देता जिससे उसके पता ही ना चल सके, उसको वैसे कपड़े पहना देता, फिर मैं घर वापस आ जाता। जब मेरी भतीजा सुबह को मालूम नहीं होता तो उसके साथ क्या हुआ है, और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन अगर मैं इस वक्त बकरी को देखकर समझ जाता कि यह बकरी मुझे चारा बनाने के लिए बांधी गई है तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा नहीं कि मेरी भाभी ने दूध देने के लिए बकरी खरीदी है और छत पर बांध रखी है। मैंने इस वक्त बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान तो बस उसे बदका की तरफ था। बाद जब शख्स गुनाह कर अपना मान लेता है, जुर्म कबूल करता है, तो बादशाह सलामत वज़ीर को इशारा लेता है कि बादशाह सलामत वज़ीर अपनी तलवार निकाल कर उस शख्स का धड़ से अलग कर देता है। वह शख्स जिसमें से थोड़ी देर तड़पता, उसके बाद सज़ा के तौर पर डंडा हो जाता है। इस तरह से इस दरिंदे को शख्स को, इस जालिम चाचा को सज़ा मिल जाती है। फिर बादशाह सलामत इस बूढ़ी औरत की तरफ देखता है और कहता है, ए अम्मा, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो आपकी बारी बेटियों को दुख ना झेलना पड़ता। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपकी इन 4 बेटियों को वह खुशी दिलवाएगी। हकदार बादशाह सलामत ने उन सिपाहियों से कहता है कि आप इनकी बेटियों को सही सलामत रखें, इसके घर पर पहरा लगा दें। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? वो बूढ़ी औरत अब खुशी खुशहाल अपने घर में रहा करती थी। बादशाह सलामत उसे कुछ पैसा दिया करता था जिससे वह घर में सही सलामत रख जाता और खर्चा पानी चला पाता। बूढ़ी औरत, उनके साफी बेटियों ने
बादशाह सलामत को शुक्रिया अदा करता है और अपना घर चली जाती है और खुशहाल रहने लगती है। दोस्तों, एक कहानी कैसे लगी आप लोगों को? दोस्तों, ऐसी समाज में बहुत सारी दरिंदगी होती है और मामला सामने आता है। दोस्तों, इस तरह से अगर आप लोग के बीच किसी तरह से कोई घटना होती है तो आप चुप ना रहें, इसका भेदभाव, इसका खुलासा करें ताकि आने वाला पीढ़ी जान सकें। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।